मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे और साथ में धार्मिक भी थे। उन्होंने गांव में एक बहुत विशाल मंदिर बनवाया जिसकी चर्चा काफ़ी दूर दूर के गांव तक थी और श्रद्धालु लोग उस मंदिर में पूजा करने भी जाते थे। साथ में वह मंदिर नदी के किनारे पर बना हुआ था और वहाँ छठ पूजा भी मनाई जाती थी। उसकी वजह से वह मंदिर काफ़ी चर्चा में हो गया था और मेरे पापा का नाम भी दूर दूर तक जाना जाता था। हमारा शहर में भी घर था और आसपास गांव के लोग भी हमें तो जानने लगे थे। मेरे ससुर के 3 बच्चे थे। मेरे ससुर ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। मेरे हस्बैंड और मेरा देवर की नौकरी हो गई थी, बल्कि मेरे ससुर नौकरी नहीं करते थे। उनका कपड़ों का बिजनेस था और वह काफ़ी अच्छा चलता था। ससुर जी ने अपनी तीनों बच्चों को उन्होंने खूब पढ़ाया था, जिसमें दोनों भाइयों की नौकरी थी और उषा उनकी छोटी बेटी थी। पर उन्होंने एक रट लगाई थी, वह ये थी जिससे वह सभी घर वाले बहुत हैरान थे। उन्होंने वकील को बुलाकर ये वसीयत दिखाई कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम यात्रा और दाह संस्कार मेरे बेटे नहीं बल्कि मेरी बेटी करेगी। सभी लोग हैरान थे क्योंकि यह तो बेटे करते हैं और पापा ने वसीयत की थी कि यह मेरी बेटी करेगी। मेरे पापा की इस वसीयत के पीछे उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी। उन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल पवित्र देखा है। मेरी बेटी ने जिंदगी भर कोई पाप नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरी अंतिम यात्रा और दाह संस्कार करे और मुझे कंधा दे, क्योंकि मेरी बेटी एक पवित्र औरत है। मेरे पति ने हम सब के सामने बैठकर जब यह वसीयत पढ़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं तो सुबह सुबह उठी ही थी जब मुझे घर वालों की शोर ने जगा दिया। मैं समझी कि कोई मामूली बात होगी, मगर पता चला कि मेरे ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह भगवान को प्यारे हो गए हैं। वह तो बहुत ही अच्छे और धार्मिक इंसान थे। उनके मरने की खबर सुनकर आंखों के सामने आंसू बहने लग गए थे। मगर मेरी नंद के बारे में उन्होंने जो वसीयत की थी उसने हम सबको हैरानी में डाल दिया था। मेरे ससुर बहुत ही धार्मिक और देवी देवताओं को मानने वाले में से थे। वह कई बेढंगी बात तो नहीं करते थे। उनकी वसीयत मेरे पति ने हम सब के सामने पढ़कर सुनाई तो हम लोग भी हैरान हो गए थे। मगर एक कमरे में हम सब मौजूद थे और उषा वहाँ पर नहीं थी। उषा मेरे ससुर की बेटी यानी मेरी छोटी नंद, उसकी उम्र 30 साल हो चुकी थी। मगर उषा के बारे में उसके बाप की वसीयत सुनकर हम सभी हैरान रह गए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रजवीर के मरने के बाद यह इतनी अजीब गरीब वसीयत करके जाएंगे, जिसे पूरा करना भी नामुमकिन ही नज़र आता था। मेरे पति ये वसीयत सबके सामने पढ़ी थी। सब लोग भी हैरान थे। वह कहने लगे कि चलो उषा के कमरे में चलते हैं, चलकर उसे भी यह बात बताते हैं, क्योंकि जिस टाइम से पापा की मौत हुई थी उषा कमरे में बंद हो गई थी। वैसे भी वह कमरे में हमेशा अकेली रहती थी। दरवाज़ा बंद होता था और वह बाहर कम ही आया करती थी। मुझे वह दिन बहुत अच्छी तरह से याद है जब मेरी शादी के दिन एक औरत मेरे सामने आई और मुझसे कहने लगी कि मेरी नंद यानी कि उषा से बचकर रहना। तुम नहीं जानती वह जिस तरह की लड़की है। तुम अभी इस घर में नई नवेली दुल्हन हो, देख लेना वह तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करेगी। मैं उस औरत की बातों से डर गई थी, मगर जब से मैं इस घर में आई थी मैंने एक ही बात महसूस की थी। उषा तो अपने कमरे से ही नहीं निकलती थी। वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती थी।
पता नहीं वह ऐसा क्यों करती थी। रात को उसके कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती थी। कभी किसी से नहीं कहा था, क्योंकि इस घर में ऊषा के बारे में कोई बंदा बात नहीं करता था, बल्कि ऊषा बाहर ही नहीं आती थी। लगता था कि वह इस घर में जैसे रहती ही नहीं हो। मगर मेरे ससुर के मरने के बाद वसीयत पढ़कर हम सभी हैरान रह गए थे। ऊषा तो अपने बाप से भी उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। उसने ज़िंदगी में शायद ही किसी से बात की होगी, मगर आज मेरे ससुर ने एक ऐसी वसीयत कर दी थी जिसके लिए हमें उसके पास जाना ही पड़ा। हम लोग ऊषा के कमरे में गए तो उसने दरवाज़ा खोलने के बजाय अंदर से ही पूछा कि क्या बात है। हमने कहा, दीदी तुम्हारे बारे में एक वसीयत की गई है। मैं जानती थी कि उसे जायदाद वगैरह का कोई लालच नहीं था। कहने लगी कि मुझे अपनी जायदाद नहीं चाहिए, आप लोग अपने अपने हिस्से के ले लें, मेरा रहने दें। नहीं ऊषा, बात अपने पिताजी के अंतिम संस्कार के बारे में है, तुम्हारा सुनना पड़ेगा। ऊषा ने दरवाज़ा खोला। मेरे पति उसके कमरे में दाखिल हो गए। मैंने देखा उसने अभी तक खुद को लाल चुन्नी में लपेटी हुई थी। लग रहा था वह सबसे जैसे कुछ छुपा रही हो। मेरे पति ने उसे वह सारी वसीयत पढ़कर सुना दी। ऊषा परेशान हो गई थी। भाई, आपको भी पता है कि मैं सारी जिंदगी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अब आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं जाकर पापा के अंतिम संस्कार के लिए कंधा दूंगी। आप इस वसीयत के बारे में किसी अच्छे पंडित से पूछकर कोई ऐसा हल निकालिए कि जिससे मुझे घर से बाहर ना निकलना पड़े। और ना, आप तो जानते हैं कि मेरे लिए किस तरह मुश्किल काम है। मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाऊंगी। ऊषा की बात सुनकर मेरे पति गुस्से में आ गए। तुम होश में तो हो? पापा की वसीयत है, उनकी आखिरी वसीयत है, तुम्हें उसको पूरा करना ही पड़ेगा। कोई बेटी अपने बाप की आखिरी इच्छा से कैसे मुंह फेर सकती है? ऊषा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यह बात करते हुए भी मेरे पति ने यह बात ऊषा से कही तो वह भी जज्बाती हो गई। अच्छा भाई, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कर लूँ, लेकिन मैंने तो कभी यह सब नहीं किया है और ना कभी मैं अंतिम संस्कार में किसी के गई हूँ, और मैंने कभी नहीं देखा कि कोई औरत अंतिम संस्कार में अपने परिजनों के कंधा दिया। और यह बात तो आप भी जानते हैं कि मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, तो फिर आप मुझसे उम्मीद कैसे कर सकते हो? पहले आप मुझे अंतिम संस्कार की सारी रस्म समझा दीजिए कैसे की जाती है, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। ऊषा, सोचने का वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी करना होगा। अभी तुम थोड़ी देर में तैयारी कर लो। पापा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार करना है। उनका आरती का सामान भी आ गया है। अब बस तुम्हारा इंतज़ार है। मैं सब लोगों को जमा करता हूँ। तुम्हें बाहर आकर उनके अंतिम यात्रा में शामिल होना पड़ेगा। मैंने पंडित जी से भी कुछ पूछ लिया है। पंडित जी ने कहा कि जैसे आपके पापा की वसीयत है उसे पूरा किया जाए, क्योंकि किसी भी मरने वालों की वसीयत को रद्द नहीं किया जा सकता, वह भी उस वक्त जब वह आपके लिए एक अच्छा और मेहनती बाप साबित हो रहा हो। ऊषा, ऐसा जिद ना करो कि इसके लिए मुझे तुम पर कोई सख्ती करना पड़े। मेरे पति ने अपनी बहन को समझा दिया था, वह उसकी कोई बात नहीं सुनेगी, इसीलिए उसे यह सब करना ही होगा। फिर पता नहीं मेरे पति को क्या सूझी, मुझसे कहने लगे कि तुम बाहर जाओ, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। मुझे शक होने लगा था, क्योंकि ऊषा मेरी नंद थी जिसके बारे में मैंने लोगों से बहुत बुरी
बातें सुन रखी थी, कमरे से बाहर आ गई, मगर मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ कमरे की तरफ ही था। मैंने बाहर आकर देखा तो काफ़ी सारी औरतें हमारे घर में पापा के शव के पास खड़ी थी। मैंने देखा तो उषा की चाची यानी मेरी चाची सास इस कमरे की तरफ देख रही थी जहां मेरा पति अपनी बहन के साथ बैठा उसे समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हें पापा की वसीयत को मान लेना चाहिए। मैं अब उषा की चाची को ऐसे एकांत देखा तो पूछा, क्या बात है? कहने लगी कि मैं उषा को ढूंढ रही हूँ। उसके बाप ने तो जो वसीयत की है क्या उसे पूरा करेगी? यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी। उषा की चाची को यह बात कैसे पता चली कि उसके पापा ने क्या वसीयत की है? मगर शीला चाची, आपको कैसे पता चला कि उषा के पापा ने ये वसीयत की है? लो जी, मैं उनके खानदान की बहू हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? मुझे तो लगता है कि राजवीर की अकल पर पर्दा पड़ गया था, जो अपनी इस पापन और बेहया बेटी को उसने अपना अंतिम शव यात्रा निकालने के लिए कह दिया। भला अपनी उस बेटी की जो इतनी पापन हो गई हो उसे कैसे कहा जा सकता? क्या कह रही हो शीला चाची? उषा कैसे पापन हो गई? अब तो अनाथ हो गई। कम से कम उसके बारे में आप ऐसी बातें ना करो, बेचारी दुखी हो गई है। मेरी बात सुनकर शीला चाची मेरे और करीब होकर बैठ गई और बोली, तुम्हारी इस नंद के बारे में तुम्हारे ससुर ने इतनी बड़ी वसीयत की है, क्या उसकी हकीकत तुम जानना चाहोगी? शीला चाची की बात सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए थे, मगर ये मौका ऐसी बातों का तो बिल्कुल भी नहीं था। मगर शीला चाची ने मुझे कहा शक में डाल दिया था। मुझे यूं लग रहा था जैसे उनके पास कोई बहुत बड़ा राज है। मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ से उठकर छत पर चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी, बल्कि तुम्हें पूरी की पूरी कहानी भी सुना दूंगी। तुम्हें अपनी नंद के करतूतों का तो पता चल ही जाएगा, तो तुम कहोगी कि यह अंतिम शव यात्रा करने को तो दूर की बात है, उससे तो कोई राम राम भी ना करे। पता नहीं राजवीर क्या सोचकर अपनी बेटी के बारे में वसीयत की। मुझे तो लगता है कि यह सब झूठ है। यह सब तुम्हारी नंद जानबूझकर कर रही है। शीला चाची ने मुझे हैरान कर दिया था, मगर उसमें उस बेचारी का क्या फ़ायदा? उषा तो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती थी। अरे बेटा, यही तो फ़ायदा है उसका, हर वक्त ही अपने कमरे में बंद रहना। पता नहीं वह कमरे में क्या क्या पाप करती है और लोगों को यही लगता है कि वह बहुत अच्छी और पवित्र लड़की है। उसके बाप ने उसी का नाम क्यों लिया है कि वह उसकी शव यात्रा का कारण? उसके बाप ने वसीयत में ये भी तो लिखा है कि उषा मेरी बहुत बहुत पवित्र बेटी है, मैं उस पवित्र बेटी के हाथों अंतिम शव यात्रा निकलवाना चाहता हूँ। अब तुम खुद ही बताओ कि इस बात का क्या मतलब है? कोई बाप अपनी बेटी की इतनी तारीफ़ें बिना वजह क्यों करेगा? और अभी तो तुम्हें उसकी बीते हुए कल के बारे में नहीं पता। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। मेरा तो एक ऐसी लड़की पर थूकने को भी दिल नहीं करता। शीला चाची ने मुझे परेशान कर दिया था, लेकिन मैं भी उनसे पूरी कहानी सुने बगैर रह नहीं सकती थी। क्यों शीला चाची, आपका ख्याल है उषा कैसी है? क्या वाकई वह बहुत गलत लड़की है? बाकी गांव की औरतें तो उसके बारे में अजीब अजीब बातें करती हैं, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? हाँ, मुझे 100% लगता है। क्या वह? मैं तुम्हें आंखों देखा हाल बताती हूँ। यह आज से तकरीबन आज 10 साल पहले की बात है।
उन दिनों उषा भी कॉलेज जाया करती थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। हमने उषा का रिश्ता भी करवा दिया था। मुझे उषा शुरू से ही बहुत अच्छी लड़की लगती थी। इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे देखे तो उस सूरत पर फिदा हो जाता। मेरे मायके में मेरे पड़ोसी का लड़का उषा के पीछे पागल था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे घर उस लड़के का रिश्ता लेकर आऊँगी। वह मान गई, खुश हो गई। मैं भी खुश थी कि चलो, बच्चे भी आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरा भी जेठ जी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। मैं तो अपनी पड़ोसी के घर से उषा के लिए रिश्ता लाई। उन लोगों ने तस्वीर भी देख लिया और उषा की मंगनी भी हो गई। उस लड़के ने उषा को अंगूठी भी पहना दी। बस मैंने तो उषा के ढेरों सारी आशीर्वाद भी दिया। लड़के ने माँ बाप के उषा को भी अपनी अमानत समझने लगे। फिर एक रात उन लोगों के घर से चीख चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। चीख पुकार की आवाज़ ऐसी थी कि सुनकर मैं भी उनके घर की तरफ भागी थी, मगर घर का दरवाज़ा बजाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया था। मुझे बड़ी अजीब लग रहा था। दिल भी परेशान था। क्या हुआ? घर के अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे साथ मेरा बेटा उषा का मंगेतर भी था। हमने जब दरवाज़ा बजाया और किसी ने नहीं खोला, दरवाज़ा बजा बजा कर हम लोग थक गए तो घूमकर हम लोग उनके मकान की पिछली तरफ चले गए, क्योंकि मकान की पिछली तरफ से खिड़कियां नज़र आती थी। खिड़की के अंदर से घर का माहौल देखना चाहते थे। फिलहाल अंदर का माहौल देखकर ही पता चल जाना था कि अंदर क्या हो रहा है। हमें तो इस बात की परेशानी थी, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। हम कोई इतने बेवकूफ़ तो नहीं थे ना, मगर तुम्हें क्या बताऊं, जब हम लोग घूमकर पिछली तरफ गए तो हमें जो मंजर खिड़की से देखने को मिला, उस मंजर ने हमारे तो जैसे होश उड़ा दिए थे। मैं कभी उषा के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो कभी अपने दिमाग में भी नहीं सोचा कि उषा ऐसी लड़की निकलेगी। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि उसके बाद क्या हुआ। मेरा बेटा और उसका मंगेतर देखते ही जैसे बेहोश होने को थे। मेरे बेटे और उसने अपने मंगेतर की आंखों के सामने उषा किसी और की बाहों में झूल रही थी। मेरा बेटा तो गुस्सा होकर और उसका मंगेतर वहाँ से चला गया। मैं उन लोगों के घर का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार किया। उन लोगों ने जब वह दरवाज़ा खोला तो सारे रो पीट रहे थे। राजीव, मेरे जेठ जी, कहने लगे, शीला, हमारे घर डाकू घुस गए थे। उन्होंने सारा माल भी लूट लिया। मेरी बेटी और बीवी के साथ भी बदतमीजी की। राजीव, मेरे जेठ जी मुझसे नज़रें चुरा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें अपनी बेटी पर यकीन ही नहीं था। मैंने उनसे भी पूछ भी लिया, वो डाकू कौन थे, कहाँ से आए थे, आपने पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट लिखाई? कहने लगे, शीला, मुझे नहीं पता वह लोग कहाँ से आए थे, कौन थे। अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर आए थे, हमें लूट कर चले गए। मैं क्या कह सकता हूँ राजीव। मेरे जेठ जी की बातों में कुछ और ही लग रहा था, जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपनी बेटी पर अंधा यकीन था। वह तो बाप थे, अपनी बेटी के करतूत पर पर्दा डाल रहे थे, मगर हम तो ऐसा नहीं कर सकते थे। मैंने उस लड़के के रिश्ता उषा से करवाया था। मैं किसी ऐसी लड़की को अपने मायके में बहू बनाकर तो नहीं भेज सकती थी। आखिर मेरी भी तो बदनामी होती कि किस खानदान की लड़की है, और इस बात का मेरे बच्चों पर भी
असर पड़ता, इसीलिए मैंने यह रिश्ता तुड़वा दिया। जिसका खून ही गंदा हो वह ऐसी हरकतें तो करेगा ही। मेरे गांव में भी मेरी बहुत बदनामी हो जाती कि इसकी भतीजी है, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक न रह जाती। मेरी सास और नंदे ऐसे तो नहीं थी। पता नहीं यह किस पर चली गई थी, शायद अपनी माँ पर चली गई थी। वह भी इसी तरह प्यार मोहब्बत की शादी करके राजीव के साथ आई थी, और देखो उसका नतीजा किस किस को भुगतना पड़ा। मैं तो इसीलिए कहती हूँ जब भी ब्याह करो किसी खानदानी लड़की से शादी करो। अब तुम जज्बाती होकर उषा की शादी अपनी भाई से करने पर तुली हो, यह बात भी मुझे पता चली है। मगर एक बात जान लो, उस दिन के बाद जो उषा के साथ हुआ तो वह पूरे मोहल्ले ने देखा। इसी वजह से तो उषा का आज तक कोई रिश्ता नहीं मांगता। इसी वजह से उषा घर पर बैठी हुई है। इतनी खूबसूरती के बावजूद भी 25 साल उम्र हो गई है, मगर अभी तक किसी ने उसका रिश्ता नहीं मांगा। तुम्हें बेवजह समझा नहीं रही हूँ। अब ऐसे में यह नौटंकी, इसके बाप ने वसीयत की है कि मेरी बेटी मेरा अंतिम दाह संस्कार करवाएगी। जो बाप ने जीते जी कभी अपनी बेटी को मुंह नहीं लगाया, उसके तरफ मुंह मोड़कर नहीं देखा, वह लड़की से नफरत करता था। मरते टाइम वह कैसे अपनी ऐसी इच्छा कर सकते थे? ऐसी पापन औलाद को अपनी अंतिम सौ के लिए कैसे कह सकते थे? यह तो मुझे सरासर साजिश लगती है। उसके पीछे कोई और वजह होगी, तुम देख लेना। मैं मान ही नहीं सकती कि राजीव भाई साहब ने ऐसी बेवकूफ़ी इच्छा की हो। और तुम जानती हो कि उस डकैती के बाद उनके घर में क्या हुआ था। उषा ने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया था। छोड़ती भी क्यों ना, पेट से जो हो गई थी। किसी नाजायज बच्चे को पालना और दुनिया के सामने लाना आसान बात तो नहीं होती। पहले तो राजीव भाई साहब ने अपनी बेटी के करतूत पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। मुझे भी कहा कि शीला, तुम उषा के मंगेतर से बोलो कि वह हमसे रिश्ता ख़त्म ना करे। मेरी बेटी में ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बिना वजह शक कर रहे हो। मैं कैसे शक ना करती? तुम मुझे यह बता दो। जैसे जैसे महीने बढ़ रहे थे उषा की माँ परेशान हो रही थी। कुछ दिन बाद जब उषा के मौसी के घर भिजवा दिया गया, अपनी बड़ी बहन के पास। वहाँ से ठीक 7 महीने बाद वह वापस आई। उसके तो रंग ढंग ही बदल चुके थे। ऐसा लगता था कि वह बहुत बड़ा पाप करके वापस लौटी है। चेहरे की मासूमियत तक खत्म हो चुकी थी। अब तो उस समय पहले वाली बात नहीं थी। बस उसके बाद उसने घर में रहना शुरू कर दिया। कुछ साल के बाद पूजा पाठ करने लग गई और यहाँ तक मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर मैं तो सारे करतूत को जानती हूँ। उस लड़की के सारे तेवर अच्छे से जानती हूँ। मुझे सब पता है कि यह उसकी नौटंकी है। अब यह वसीयत वाला नाटक करके पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। मैं शीला चाची की बातें सुनकर एक जगह सुन होकर रह गई थी। मुझे उषा के बारे में इतनी बातें बिल्कुल भी नहीं मालूम थी। मैं चुप से उठकर नीचे आ गई और अपने पति से बात की। क्या उषा पिताजी के सौ पर राजी हुई या फिर अभी भी नखरे कर रही है? मेरे पति ने मुझे कुछ नहीं बताया। कहने लगे कि तुम चुप हो जाओ, यह मेरे घर का मामला है। अपने पति को इतने गुस्से में देखकर मैं भी डर सी गई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था आखिर मेरे पति को किस बात का गुस्सा है। मैं यही सवाल लेकर उषा के कमरे में गई, मगर उषा ने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर रखा था। मैंने दरवाज़ा बजाया। उषा ने दरवाज़ा खोल
बाहर आ गई। उसने लाल रंग की चुन्नी ओढ़ रखी थी। कहने लगी, भाभी मैं तैयार हूँ पापा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। वैसे भी मुझे पता तो नहीं था कि पापा ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि पापा इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। फिलहाल पापा की मर्जी, जैसा कहेंगे मैं वैसे ही खुश हूँ। अब उषा मुझे बदली हुई औरत लग रही थी। मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था, बल्कि वह तो पागल ठीक ठाक थी। ना ही वह जज्बाती हुई थी और ना उसने आँख से एक भी आंसू बहाया था। मुझे उस पर हैरत हो रही थी। ऐसी लड़कियां भी पाई जाती हैं जो अपने माँ बाप के मर जाने पर भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद मैं अपने दिल में सोचने लगी, हम तो अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने उषा से कहा। कहने लगी कि मैं भी अपने बाप से बहुत प्यार करती थी। इसी वजह से उनकी अजीब गरीब शर्त मान रही हूँ, वरना अगर मेरी जगह कोई और औरत होता तो कभी यह शर्त मानने पर तैयार नहीं होता। मैं बस अपने पापा की मोहब्बत में इस बात को स्वीकार कर रही हूँ, वरना आप जानती हैं कि मेरी बातें मोहल्ले में कैसी मशहूर है। मैं तो कभी घर से नहीं निकली। उषा की यह 2 नंबरी बातें सुनकर अब मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। मैंने देखा उसने यह लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। तभी मेरे पति ने उषा से कहा कि उस दुपट्टे को उतारना पड़ेगा। क्या मतलब है भाई? मैं इतने सारे आदमियों के सामने अपना दुपट्टा नहीं उतारूंगी। पापा के वसीयत पर अगर मुझे शामिल करना है तो फिर तुम्हें ये भी कबूल करना पड़ेगा। पापा को खुद मुझसे कहा था कि उषा कभी अपने चेहरे को नहीं छुपाएगी। अपना चेहरा खुला छोड़ दो। चलो चलकर पापा का शव यात्रा की तैयारी करो। मेरे पति ने सख्ती से उषा की तरफ देखकर कहा। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ रहा था। अब तो मुझे भी उस पर शक हो रहा था। वह बाहर क्यों नहीं जाना चाहती थी। फिलहाल उषा ने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने अपने बाल बांध लिए, अच्छे से खुद को ढक लिया, चेहरा खुला छोड़ दिया और मेरे पति के साथ घर से निकल गई। सब औरतें भी हैरान हो रही थी। उषा अपने बाप का अंतिम शव यात्रा करने जा रही थी। उषा के कैरेक्टर पर हर एक को ही शक था। जो कुछ उसके साथ जुड़ चुका था, उसके बाद ऐसी लड़कियों पर कोई भी यकीन नहीं करना चाहता था। वह अपने घर वाले ही क्यों न हो। मेरे पति का भी व्यवहार उषा के साथ कुछ अच्छा नहीं था। उसने सबसे ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं करती थी, मगर पापा की वसीयत के बाद से उनका व्यवहार बदल चुका था। जैसे ही उषा घर से निकली, घर में वही बातें होने लगी कि पता नहीं अब क्या गुल खिलाएगी, वहाँ मर्दों को बहकाने जा रही है, वगैरह वगैरह। हमने घर के अंदर मौजूद सारी औरतें ऐसे ही थी जो उषा को बिल्कुल नापसंद करती थी। कुछ तो इस वजह से करती थी क्योंकि शीला चाची ने अपने पड़ोसी के बेटे की वजह से उषा को बदनाम कर रखा था। फिलहाल करीब शाम के टाइम जब अंतिम संस्कार हो गया तो मेरा पति उषा को घर लेकर आए। मैं हैरत से उसे देखने लगी थी। उसके चेहरे पर भी खुशी थी। वह उषा जो घर से निकलते हुए अपने चेहरे पर एक अजीब सी उदासी लेकर गई थी, जिसकी आंखों में सिर्फ परेशानी ही झलक रही थी, अब वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मैंने देखा मेरा पति भी बहुत तसल्ली में लग रहा था। दोनों की आंखों में अजीब सा सुकून था। मैंने अपने पति से पूछा, क्या उसने पापा की अंतिम शव यात्रा करवाई? उनके चिता को अग्नि दी? कहने लगे कि अग्नि देने की नौबत नहीं आई। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? बस मैंने तुम्हें कहा था ना
कि पापा की वसीयत बिना वजह नहीं थी। उनके पीछे एक बहुत बड़ी राज थी जो हमें आज समझ आई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक बाप अपनी औलाद के बारे में यहाँ तक सोच सकता है। अब तुम सब लोग घर में तैयारी करो। 1 महीने बाद मैं उषा को विदा करके भेज रहा हूँ। उसकी शादी हो रही है, रिश्ता मिल चुका है, बात पक्की हो चुकी है। मैं अपने पति के मुंह की तरफ देखने लगी थी। मैं तो हक्का बक्का रह गई। क्या आप कह रहे हो उषा की शादी हो जाएगी? आपने तो किसी का रिश्ता स्वीकार नहीं किया, घर में भी नहीं बुलाया, फिर यह बात आप कैसे कह सकते हैं? मेरी बात सुनकर मेरा पति मुस्कुराया और बोला, बस पापा ने वो काम कर दिया था। पापा ने अपनी बेटी के लिए जो सोचा वो अच्छा ही सोचा था। तुम्हें पता है कि उसकी शादी किससे हो रही है और क्यों हो रही है? बल्कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो झूठी चुगलियां सुनती रहती हो। मेरी बहन के बारे में तुमने कभी अपने मुंह से कुछ अच्छे शब्द नहीं कहे और ना कभी उसके बारे में अच्छी सोच रखी। मैं अपनी बहन की शादी की तैयारियां खुद करूँगा। पति का यह व्यवहार मेरा दिल दुख रहा था, मगर मैं चुप थी क्योंकि मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने सब लोगों से पूछा कि क्या उसने पापा के चिता को आग लगाई थी? किसी ने मुझे कोई ख़ास जवाब नहीं दिया था। शायद कोई इस बात को जानता ही न था। मेरे पति ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया था। बस मुझे यही कहा कि उषा की शादी की तैयारी करो, मैं उसकी शादी करूँगा। अब उषा घर से चली जाएगी, इज्जत से अपना घर बसाएगी। मैंने भी उषा की शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी, मगर शीला चाची बड़ी जिद्दी औरत थी, जिन्होंने मेरे सामने सच और हकीकत पर पर्दा फिर से हटाया। पता नहीं वह कैसे शीला चाची जब पापा की अंतिम यात्रा में मौजूद थी, उन्होंने ही उषा को बाप के अंतिम यात्रा में जाते देखा। मेरे आंसुओं के बीच में उन्होंने बताया, बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस दिन जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई थी उनका दूसरा रूप भी है। बहू, मैं तो बस खुद को ही सही समझती रही। मैं नहीं जानती थी कि वह आदमी जो 10 दिन उषा के साथ था, जिसे मैंने देखा था, वह कोई और नहीं बल्कि उसी का पति था। वही आदमी जिसके साथ वह शादी कर चुकी थी। मगर उसने बाप के डर से उसने कभी भी किसी के सामने उस आदमी का नाम नहीं लिया। वो खुफिया तौर पर शादी कर चुकी थी। जिस आदमी की वजह से हमने रिश्ता तोड़ा था वो कोई और नहीं था बल्कि उषा का अपना ही पति था। उषा के माँ बाप ने फिर भी अपनी इज्जत रखने के लिए उषा की शादी से मना कर दिया। कहा कि तुम्हारी शादी नहीं मानते, तुम्हें शीला चाची के पड़ोसी के बेटे से ही शादी करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी उषा ने उस लड़के के शादी कर ली थी। वह बहुत अमीर और बहुत अच्छा इंसान था। जो कुछ डकैती की आड़ में उसने उषा के साथ किया वह तो उसका बदला था। वह इंतकाम जो उसने उस टाइम सोच रखा था, जब से उसने अपने माँ बाप की पसंद के सामने सर झुकाया था। मगर वह भी खानदानी आदमी था। उसने उषा को छोड़ा नहीं। उस आदमी पर उसके साथ अपना संबंध बनाए रखा था कि कभी न कभी उषा इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगी। उसमें सबसे बड़ी गलती उसके माँ बाप की थी, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के दबाव डालने से उसके औलाद भी छीन ली, उसके पति से भी दूर कर दिया, जिंदगी भर के लिए उसे खुशियों से अलग कर दिया। उषा ने लोगों के इल्ज़ाम सह लिए, मगर लोगों के सामने अपनी जुबान नहीं खोली और ना ही किसी को बताया कि जो आदमी उसके घर आया था वह उसका अपना ही पति था। उषा के इस प्यार ने राजीव भाई को
भी भगवान के करीब कर दिया था। पता नहीं उनको यह बात कैसे मालूम थी, जो कुछ वह सोच रहे हैं वह पूरा हो पाएगा। उषा का पति भी पापा के अंतिम 100 में आया था। जब उसने अपने पत्नी को सबके सामने देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने सबके सामने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगकर उसके पांव पर पड़ गया, कहा कि मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। उषा तो शायद उसे भूल चुकी थी, जिंदगी में आगे भी बढ़ चुकी थी, मगर शायद उसने अपने बाप के अंतिम 100 पर उसे इस तरह देखकर उस आदमी को पछतावा देखकर जग उठा। उसने उषा को सभी गांव वालों और रिश्तेदारों के सामने अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया और कहा कि जिस रात उषा के घर में डकैती का हंगामा हुआ था, वह डाकू कोई और नहीं था, जो गुस्से में आग उषा के इज्जत को तार तार कर दिया था। अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी को भी नहीं हो सकती। और आज उसने सबके सामने उषा को स्वीकार किया कि यह मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। इसी वजह से तुम्हारे पति ने तुम्हें कहा कि उषा की शादी की तैयारियां करो। उसका दोबारा से शादी करेगा, बारात लेकर आएगा, उसे इज्जत से ब्याह कर लेगा जाएगा। देखो बाप का 100 यात्रा उसने ले तो लिया, मगर इतनी बड़ी भगवान की कृपा थी कि भगवान ने 100 यात्रा के पीछे यह राज था जो उषा को उसके पति से मिलवा दिया। सच में माँ बाप मरते हुए भी अपनी औलाद के बारे में ही सोचते हैं। मगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलूंगी फिर अगले वीडियो में।